अच्छा, इस वीडियो में हम एडिशनल कुछ चीज़ें देखेंगे जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में इंपॉर्टेंट है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, वो उनका ये फिनोमेना होता है कि वो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन को कम करते हैं। जब एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन कम होगी तो किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, स्पेशली किसकी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ठीक है, तो जो अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ देंगे तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एफिकेसी और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक तो ये ड्रग इंट्रैक्शन है। ठीक है, सेकंड ड्रग इंट्रैक्शन ये है कि जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, जिनको हम सीआरपी से याद कर सकते हैं कि कार्बामेजेपिन है, रिफेम्पिन है, फेनिटोइन है, ये तीनों ही एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। ये लिवर कैटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से अगेन एफिकेसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम हो जाती है। तो एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक्स, दोनों ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एफिकेसी को कम करते हैं। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी मतलब ये भी इतना शरीफ नहीं है, इनका ये एडवर्स इफेक्ट होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड डायजेपाम, जिसकी वजह से अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डायजेपाम को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ देंगे तो इन दोनों की टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स के साथ हैं क्योंकि वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को कम करते हैं, इसलिए ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बायोअवेलेबिलिटी को कम करते हैं और इनकी एफिकेसी को कम करते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स भी अगेन लिवर कैटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को ज़्यादा करते हैं, अगेन एफिकेसी ऑफ दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कम करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इटसेल्फ मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड डायजेपाम को कम करते हैं और इनकी एफिकेसी को ज़्यादा करते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स पिल्स हैं, ये ना सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि इनके कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, ये ओवेरियन सिस्ट को और ओवेरियन कैंसर को और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को कम करती हैं, लेकिन वो तभी कम करेंगे जब हम इनको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लेंगे। लाइक अगर हम इनको लेस देन 6 मंथ्स या लेस देन या विद इन 6 मंथ्स डिसकॉन्टिन्यू करते हैं, फिर तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो वुमेन इनको लॉन्गर पीरियड के लिए कॉन्टिन्यूसली यूज़ करती हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, लाइक मोर देन 10 ईयर्स यूज़ करती हैं, उनमें इन्हीं कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव द टेंडेंसी टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन सिस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, ये इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी है। अच्छा, सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि ये डिक्रीज़ करते हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये डिक्रीज़ करते हैं इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंसिडेंस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इन डिजीज़ की इंसिडेंस में भी कमी आती है जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कमी आती है, पीआईडी में कमी आती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कमी आती है और आरए में। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में इसलिए भी कमी आती है क्योंकि जो लोग ये रेजिमेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं तो 21 डेज तो एक्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, लेकिन बाकी के 7 दिन उनमें आयरन होता है बेसिकली, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी इस तरह से कवर हो जाता है। इसके अलावा जो पेन एसोसिएटेड विद पीरियड्स है, डिस्मेनोरिया जिसे कहते हैं, इसके अलावा जो प्री मेनोपॉजल सिम्टम होते हैं या एंडोमेट्रियोसिस का जो पेन है या एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज़ है, जो इरेगुलर साइकिल्स की कंप्लेन है, हिर्सुटिज्म की कंप्लेन है, एक्नी कंप्लेन है, ये भी रिलीव हो जाती है बाय द यूज़ ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या क्या? इरेगुलर साइकिल्स, प्री मेनोपॉजल पीरियड्स, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स, एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, हिर्सुटिज्म एंड एक्नी। तो ये कंप्लेंट्स का भी रिलीफ मिलता है बाय द यूज़ ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसके अलावा ये मेंटेन करते हैं रेगुलर मेंस्ट्रुएशन को, मतलब इरेगुलर साइकिल्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली रेगुलर साइकिल्स ही होंगी ना, तो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करते हैं। पीआईडी में कमी आती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कमी आती है, एनीमिया में कमी आती है, डिस्मेनोरिया से रिलीव होता है, प्री मेनोपॉजल सिम्टम रिलीव होते हैं, रेगुलर साइकिल रिलीव होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में ये कमी लाते हैं, एक्नी, हिर्सुटिज्म। तो ये इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। फिर इसके जो डिफरेंट रेजिमेंट्स हम फॉलो करते हैं, ये तो ट्रेडिशनल रेजिमेंट उसमें यही होती है कि 21 दिन का एक्टिव पिल पीरियड होता है, 7 दिन का पिल फ्री पीरियड होता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल रेजिमेंट हम देखते हैं विद शॉर्टन हार्मोन फ्री इंटरवल। हार्मोन फ्री इंटरवल का अगर हम शॉर्टन करते हैं तो हम 24 दिन तक एक्टिव पिल देंगे, जिस 4 दिन तक हार्मोन फ्री इंटरवल होगा, या 26 दिन तक एक्टिव पिल देंगे और 2 दिन तक हार्मोन फ्री इंटरवल होगा, 24/4 और 26/2। एक्सटेंडेड साइकिल रेजिमेंट भी फॉलो करते हैं, लॉन्ग साइकिल रेजिमेंट भी लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा हम कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं एक्टिव पिल की, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन ऑनली पिल्स को हम कॉन्टिन्यूसली एडमिनिस्टर करते रहते हैं। उन फिर पेशेंट में ये होता है कि एनोवुलेशन होती है, फिर उनको पीरियड्स होते ही नहीं है। अच्छा, खैर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एनी स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लीडिंग होती है या बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। और इसकी इंपॉर्टेंट कॉज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, स्पेशली जो प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो इसकी कॉज बनता है, और स्मोकिंग है। तो दरअसल जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया भी है। इसके अलावा स्मोकिंग भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। तो या दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस।